હવે આપણે કેમિઓસ્મોટિકમાં જઈએ છીએ. કેમિઓસ્મોટિક મિકેનિઝમ શું છે આપણે જોયું આમાં. તો આ પ્રોસેસમાં અહીંયા એટીપી બને છે. આ પ્રોસેસમાં અહીંયા એટીપી બને છે. જો કે એક એટીપી અહીંયા પણ બને છે, પણ તમે કન્ફ્યુઝ થાઓ એટલે આપણે ત્યાં નથી લખતા. ઓલ્ડ સિલેબસમાં હતું, બરાબર છે. કે અહીંયા પણ એટીપી બને છે, અહીંયા એટીપી બને છે. સાયક્લિકમાં 2 એટીપી બને, નોન સાયક્લિકમાં 1 એટીપી બને, નોન સાયક્લિકમાં એટીપી પણ બને અને NADPH2 પણ બને. પણ આ એટીપી બને છે કેવી રીતે, કેવી રીતે એટીપી ફોર્મ થાય છે એ સમજાવતો જે સિદ્ધાંત છે, પ્રિન્સિપલ છે, એને આપણે કહીશું કેમિઓસ્મોટિક હાઇપોથેસિસ. સમજ આવે છે આપણું? ઓકે. ફોટોસિન્થેસિસ ક્યાં થાય છે? લીફમાં. લીવ્સ ની અંદર કઈ ઓર્ગેનેલ્સ? ક્લોરોપ્લાસ્ટ. ક્લોરોપ્લાસ્ટ ની અંદર પણ એક સ્ટ્રક્ચર છે જેને કહેવાય થાઇલેકોઇડ્સ. આ એક સિંગલ થાઇલેકોઇડ્સ ની વાત કરશું. તો થાઇલેકોઇડ્સ તો બહુ બધા છે આપણી પાસે, લઈ સમજો. कई सारे थाइलेकोइड्स है, हम एक थाइलेकोइड्स की बात करेंगे जो सब में लागू होता है. ठीक है. अब मान लो ये थाइलेकोइड्स है. अब मान लो ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है. रात का समय है, रात में लाइट रिएक्शन नहीं होती, दिन में लाइट रिएक्शन होती. राइट. क्लोरोप्लास्ट के 2 पार्ट है. एक पार्ट यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती और जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है उसमें डार्क रिएक्शन होती, कार्बन फिक्सेशन होता है. तो इसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज उसको डायरेक्टली लाइट की जरूरत है. अब मान लो कि आप रात हो चुकी है, लाइट रिएक्शन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम स्टार्टअप करते हैं. अब ये जो ल्यूमेन एरिया है थाइलेकोइड का, ये बीच वाला एरिया, इसको ल्यूमेन एरिया बोलते हैं. वहां पे H+ हाइड्रोजन. अब मान के चलते समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18H+ है. ठीक है. ये बिखरे हुए थे, मुझे यहाँ पे जरूरत है इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया. अब ऐसे ही 18H+ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ठीक है. पूरी जो फोटो सिस्टम है यहाँ पे आई हुई है.
यहां से स्टार्ट होता है। अब मान के चलो ये PH2 है, ये PH2 है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। तो यहाँ पे आ गया आउटर साइड पर थियोफाइटिन। फिर ये थियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन देता है PQ को, तो ये हो गया PQ। PQ देता है ETS को, तो यहाँ पे मान लो कि आ गया ETS। ETS में से जाता है PC को, तो ये हो गया मान लो PC। अब PC किसको देगा, तो PC देगा PS1 को, तो ये मान लो PS1 हो गया। अब PS1 या तो फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे मान लो FeS प्रोटीन है और यहाँ पे फेरोडॉक्सिन आ गया, और अगेन NADP और NADPH2 बनता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर था, मान के चलो। ये कहाँ पे आ रहा है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। और यहाँ पे F0 और F1 ATP सिंथेटाइज एंजाइम, या फिर उसको CF0 या CF1 कह सकते। ओके, अब पानी का स्प्लिटिंग कब होता है, जब लाइट्स आती, जब सनलाइट आती है पहले, तो बिकॉज ऑफ द सनलाइट ये PH2 एक्साइटेड होते हैं। जैसे ही PH2 के क्लोरोफिल एक्साइट हुए, वही एक्साइटेड क्लोरोफिल के कांटेक्ट में अगर वाटर आता है, तो इस वाटर का स्प्लिटिंग होता है फॉर H+, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड O2। तो O2 तो बाहर निकल जाता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 18 H+ थे और 4 ऐड हुए, मतलब 22 है। तो बाहर से क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा हुए, मतलब ग्रेडियंट क्रिएट हुआ हाई टू लो का। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन PH2 एक्सेप्ट करता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होते, समझ, तो एक होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। एक क्या बनता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और साथ में यहाँ पे H+ जमा होते हैं, तो ये बनाते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट्स। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और प्रोटॉन ग्रेडियंट्स जब क्रिएट होता है, तब ये दोनों मिलके प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट करते, PMF, जो बाहर से H+ को अंदर लाएंगे और अंदर वाले H+ को बाहर ले जाएंगे। कौन, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये थियरी हमें अपनी बुक में नहीं दी है, बुक्स में एक अलग लैंग्वेज में हमें बात किया था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि बुक की लैंग्वेज में हम यहाँ पे अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करते हैं। कंसेप्ट क्या है, एटीपी बनाना है। एटीपी कब बनता है, जब H+ ग्रेडियंट क्रिएट होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, उतने H+ बाहर से अंदर आते हैं। ये जो बाहर का मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन H+ को अंदर आने नहीं देता है। આ બહારનું જે મેમ્બ્રેન છે એ H+ માટે રિસ્ટ્રિક્ટેડ છે, ઇમ્પર્મિએબલ છે। H+ ને બહારથી અંદર આવવું હશે તો એને રૂટ લેવો પડશે, PQ છે। તો જેટલા ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે એટલા H+ બહારથી અંદર આવે છે। આટલી સમજ પડે છે? તો અંદર H+ વધારે ભેગા થશે, વધારે તૂટશે, એટલે હાઈ ટુ લો આ ઢોળાંશ કે આ ગ્રેડિયન્ટ્સ બને છે, આ ગ્રેડિયન્ટ તૂટે અને આ ગ્રેડિયન્ટ તૂટશે એટલે એડીપી માંથી શું બનશે, એટી। કેટલીક બુક
3H+ કે છે, કેટલીક બુક 2H+ કે છે, રાઈટ. કોઈ બુક તમને એમ કહેશે કે 3H+ એ 1 એટીપી બનશે, તો કોઈ બુક તમને એમ કહેશે કે 2H+ આવશે અને 1 એટીપી બનાવશે. સમજાય છે? હા. ચલો હવે આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યું છે એ પ્રમાણે જઈએ, અને ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે આપણે જોતા જઈએ. તો જો ટેક્સ્ટ બુક વાળું ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ થશે. શરૂઆતમાં તમને વાર્તા આપેલી છે, થોડી ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈ લેવું. એટીપી સિન્થેસિસ ક્યાં થાય છે, કેવી રીતે થાય છે, એટીએસ માંથી કેવી રીતે જાય છે, પોઈન્ટ કેમિયોસ્મોટિક મિકેનિઝમ શરૂ થાય છે, એ નંબરના મુદ્દા. સિન્સ splitting of water molecule takes place in the inner side of the membrane, and the proton or hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of thylakoids. Okay, ચલો આ સમજમાં આવ્યું કે વોટર સ્પ્લિટિંગ થયું તો H+ અહીંયા ભેગા થાય છે, આટલી ખબર પડી? ચાલો, બુકમાં ખાલી વોટરનું જ આપ્યું છે, બધું નથી આપ્યું. મેં સમજાવવા માટે બધું આપ્યું છે કે કેવી રીતે ગ્રેડિયન્ટ બને છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ, as electron move through the photosystem, હું અહીંયા સ્ક્રીન શેર કરું છું. As electron move through the photosystems, proton are transported across the membrane. ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે અહીંથી મૂવ થાય છે ત્યારે પ્રોટોન એક્રોસ ધ મેમ્બ્રેન ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે, એટલે કે અહીંયાથી અહીંયા અને અહીંયાથી અહીંયા. ખબર પડી? હા. This happen because the primary acceptor of electron, which is located toward the outer side of the membrane. Okay, primary electron acceptor outer side of the membrane છે, તો કે આ મેમ્બ્રેન ની outer side થઈ, આ મેમ્બ્રેન ની inner side છે. Outer side ઉપર primary acceptors? Yes કે no? હા. Okay, now they transfer its electron not to the electron carrier but an H carrier. Okay, मतलब ये जो है प्राइमरी एक्सेप्टर्स, उसको इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफर करना था. इलेक्ट्रॉन मतलब ईटीएस को देना था, उसके बदले वो इलेक्ट्रॉन किसको देता है? पीक्यू को. तो ये पीक्यू हुआ H+ कैरियर. समझ में आया? यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो प्राइमरी एक्सेप्टर्स एक्सेप्ट करता है, और वो इलेक्ट्रॉन वो ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर को देने के बदले वो H+ कैरियर को दे देता है. तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन कैरियर. समझ में आ रहा है? हाँ. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. Hence, these molecules removes the proton from the stroma while transporting an electron. अच्छा, these molecules मतलब क्या? वहां पे आप PQ लिख सकते हो. जहां पे आपको these molecules लिखा है वहां पे आप अपना PQ लिख सकते हो, राइट? तो PQ molecules removes the proton from stroma while transporting an electron. तो अब मान लो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो वो कितने प्रोटॉन बाहर से अंदर लाएगा? 4 प्रोटॉन. ठीक है, अब मान लो बाहर से अंदर 4 प्रोटॉन आता है, तो 1 2 और 3 और ये 4 गए. ठीक है, तो अब 4 अंदर आ गए, तो 4 अंदर आ गए, 1 2 3 और 4. फिर आगे बढ़ते हैं. When this molecule pass of an electrons to electron carrier, the inner side of the membrane, and the proton is released into the inner side of the lumen side of the membrane. जैसे ये इलेक्ट्रॉन पास करता है इलेक्ट्रॉन से PQ, बाहर से H+ अंदर रिलीज करता है. तो ये 4 H+ हमने बाहर से अंदर लाए. समझ में आ रहा है? हाँ. फिर से एक बार देखो.
इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये बता रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हैं फोटो सिस्टम से, तो प्रोटॉन बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन से। ओके, दिस हैपन, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये प्राइमरी एक्सेप्टर्स हुआ, प्राइमरी एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन which is located toward the outer side of the membrane। तो outer side of the membrane है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफरेड इलेक्ट्रॉन नॉट टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट करता है नॉट टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन कैरियर ईटीएस है। इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है? ईटीएस। आपके बुक में यहाँ पे दिया है साइटोक्रोम B6 और F, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये H+ कैरियर है, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो कर्सर जहां पे जा रहा है, ये देखो, ये P680 हुआ, राइट। तो आउटर साइड पे क्या था? आउटर साइड पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, उसको देना था यहाँ पे साइटोक्रोम B6 को, लेकिन दिया किसको? PQ को। समझ में आ रहा है? उसको देना था, इसको दे दिया PQ, तो PQ ने बाहर से H+ अंदर ला लिए। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो उतने H+ अंदर आते जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन गए, 4 H+ आए, राइट। और थर्ड पोर्शन, थर्ड पॉइंट क्या है? तो थर्ड पॉइंट आपको दिया है NADP रिडक्टेज वाला, राइट। अब क्या हुआ? तो इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गया मान लो, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे तो NADP में से बनता है NADPH2। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाते हैं। NADP रिडक्टेज एंजाइम होगा, और यहाँ पे 4 H+ यूज हो जाएंगे, तो फिर 4 H+ यहाँ पे यूज हो जाएंगे। 1 गया, 2 गया, 3 गया और 4, तो 4 H+ यहाँ पे यूज हो जाएंगे। ओके, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बचे हैं। कितने बचे हैं? 10 बचे हैं आपके पास। और यहाँ पे 18 पहले थे, 4 बाहर से है, 4 H+ पानी के टूटे, तो यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। अब ये ग्रेडियंट हर एक थाइलेकोइड में होगा, फिर ये ग्रेडियंट टूटता है। जैसे ये ग्रेडियंट टूटता है तो एडीपी में से क्या बनता है? एटीपी। तो ये था केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है? हाँ। आप पूरी थियरी एक बार पढ़ो, और आपको जहां पे ऐसा लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, वो अभी पूछ सकते हो। अब देखो पीछे का जो पोर्शन है, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये 1 2 और 3 हो गया। अब उसके बाद आपको नॉर्मल सी बात बताइए कि कैसे ये होता है। विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीज द नंबर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटॉन डिक्रीज नंबर होते हैं। इन द ल्यूमेन देयर इन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन। तो बाहर स्ट्रोमा में डिक्रीज होते हैं और अंदर ज्यादा होते हैं, तो इस क्रिएट द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। वेल मेजरेबल डिक्रीज इन पीएच ऑफ द ल्यूमेन। अच्छा, ल्यूमेन की पीएच डिक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज होती है? सिंपल सी बात है, H+ ज्यादा हुआ तो पीएच एसिडिक हुआ। Why are we so interested in the proton gradient? Because this gradient is important, because breakdown of the gradient that leads to the synthesis of ATP। जैसे ये gradient टूटता है तो ATP बनता है। So the gradient is breakdown due to the movement of proton across the membrane to the stroma through the transmembrane channel CFO and ATP synthetases। तो यहाँ पे टूटता है, ATP synthetases हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया ATP synthesis, right? Now, ATP synthesis enzyme consists 2 parts. ATP synthesis enzyme પાસે 2 પાર્ટ છે. One called CFO is embedded in the thylakoid membrane. તો આ CFO છે, એ thylakoid membrane માં છે. And second one is CF1. તો second one, the other portion is called CF1. એ શું કરે છે? Diffusion create કરે છે. Now, and the protrudes मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, to the outer surface of the thylakoid membrane on the side that face the stroma. So the breakdown of the gradient provides the enough energy to cause conformational change in CF1 particle of the ATP synthesis, and that makes the ATP, several molecule of ATP. Clear? So chemiosmotic requires a membrane, proton pump, proton gradient, ATP synthesis,
Energy is to pump the proton across the membrane to create the gradient, high concentration proton within the thyroid lumen. ATP synthesis is a channel that allows the diffusion proton back across the membrane. This releases the enough energy to activate the ATP synthesis enzyme that catalyze the formation of ATP. ये हमने जो पूरी बात की उसकी एक समरी दे दी और लास्ट में NADPH produce the movement of electron. The ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma. स्ट्रोमा में जो C3 पाथवे होगा उसमें इमीडिएटली NADPH और ATP यूज हो जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और शुगर बनेगी. चलो क्लियर છે? हाँ